नमस्कार। भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों देश अब यह सौदा किसी भी दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। क्या आपका पोर्टफोलियो इस समझौते के सकारात्मक परिणामों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है? यह प्रश्न अपने आप से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में मैं भारतीय शेयर बाजार के शीर्ष 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें इस व्यापार समझौते से सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। मैं प्रत्येक सेक्टर की 5 उन शीर्ष कंपनियों को भी साझा करूंगा, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट है। और अंत में मैं पूरे भारतीय शेयर बाजार से उन शीर्ष 10 कंपनियों की सूची साझा करूंगा, जिनकी वार्षिक आय का सबसे अधिक प्रतिशत अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कहीं भी बेचने, रखने या खरीदने की कोई सलाह नहीं है। तो सेक्टर्स पर बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे ही ये ट्रेड डील साइन होती है, उसके बाद ये 3 चीज़ें हैं जो विचार करने योग्य हैं। पहली है, विवरण मायने रखता है। वास्तविक प्रभाव अंतिम समझौते के विशिष्ट विवरणों पर बहुत अधिक निर्भर करेगा, जिसमें सटीक टैरिफ कटौती, शामिल वस्तुएं और बाजार तक पहुंच से संबंधित क्लॉज शामिल हैं। दूसरी, कीमतों में पहले से शामिल है। संभावित समझौते को लेकर बाजार का कुछ सकारात्मक रुख पहले से ही सबसे अधिक प्रासंगिक निर्यात कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में शामिल हो चुका है। एक सकारात्मक एक बड़ी रैली को ट्रिगर कर सकता है, जबकि एक कमजोर या कम अनुकूल समझौता शेयरों में बिकवाली बन सकता का कारण बन सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को पहले ही भांप चुके हैं और थोड़ा बहुत प्राइस जो है उन स्टॉक्स का अपने आप पहले ही बढ़ चुका है, ये मानते हुए कि अच्छी डील हो जाएगी। ठीक है? तीसरी है, व्यापक बाजार बनाम सेक्टर विशेष। अधिकांश विश्लेषकों का अनुमान है कि यह सौदा प्रभावित निर्यात उद्योगों में सेक्टर विशेष रैली का कारण बनेगा, ना कि कोई बड़ा व्यापक बाजार रैली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पूरा बाजार, भारतीय बाजार आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात है, न्यू ऑल टाइम हाई बना लेगा। लेकिन जिन सेक्टर्स पे, जिन कंपनीज पे इसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। तो वो हमें पता होनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए। ठीक है? ठीक है, तो अब ये हो गए। अब अपन मूव करते हैं उन सेक्टर्स की तरफ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे। तो पहला सेक्टर है वस्त्र और परिधान का सेक्टर। भारतीय माल पर लगाए गए उच्च अमेरिकी टैरिफ, जो कि 50% तक है, के कारण यह सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ है। एक व्यापार समझौता जो इन टैरिफों को पर्याप्त रूप से कम या समाप्त कर देता है, वह तत्काल और महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्त्रों, परिधानों और घरेलू साज सज्जा की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। जिन कंपनियों की अमेरिका में उच्च बाजार पहुंच है, वे इस बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। आइए अब इस सेक्टर की उन कंपनीज को देखते हैं जिनके रेवेन्यू में अमेरिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये है वो कंपनी। सबसे पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो है वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, इनका मेन फोकस रहता है। 70 से 80% इनका जो है नॉर्थ अमेरिका मार्केट पे इनका आय डिपेंड करती है। दूसरा, वेल्सपन लिविंग, टेक्सटाइल्स, टॉवल्स, बेड लिनन वगैरह पे ये लोग, इनका फोकस है। 60 से 65% की इनकी आय जो है वो अमेरिकी मार्केट से आती है। हिम्मत सिंह का, इनका क्या है, हिम्मत सिंह का होम टेक्सटाइल्स, लग्जरी बेडिंग, 50 से 60% अमेरिकी मार्केट। ट्राइडेंट लिमिटेड, होम टेक्सटाइल्स, टॉवल्स, बेड शीट्स, 35 से 45% अमेरिकी की मार्केट, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका का मार्केट से आता है इनका रेवेन्यू। अरविंद लिमिटेड, डेनिम वुवन फैब्रिक अपैरल, ये इनका फोकस रहता है। 30% जो है इनका अमेरिकी मार्केट से जो है वार्षिक आय में आता है। ठीक है, अगले सेक्टर में बढ़ते हैं। अगला सेक्टर है रत्न और आभूषण। वस्त्र वाले सेक्टर के समान ही यह एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है,
जिसने जवाबी टैरिफ के दबाव का सामना किया है। टैरिफ में कमी से सीधे मार्जिन और बिक्री की मात्रा में सुधार होगा, जिससे भारतीय हीरे और सोने के आभूषण वैश्विक प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। आइए इस सेक्टर की कुछ कंपनियों पर नजर डालते हैं जिनकी वार्षिक आय के प्रतिशत के मामले में अमेरिकी बाजार पर सबसे अधिक निर्भरता है। तो ये रहा सबसे पहले वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल फैशन, ज्वेलरी, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में फोकस करते है ये कंपनी। 75 से 80% का जो इनका आय है वो यूएस और यूके के मार्केट से आती है। फिर है गोल्डियम इंटरनेशनल, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स पे फोकस है इनका। 70 से 75% इनकी आय जो है नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से आती है। राजेश एक्सपोर्ट्स, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी ट्रेडिंग करते हैं ये लोग। इनका बहुत हाई एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। एशियन स्टार कंपनी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम करते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। और रिनाइसेंस ग्लोबल, ये ज्वेलरी, डिज़ाइनर ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं, इनका भी यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर है। तो ये कंपनी इस सेक्टर की हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। हालांकि मोबाइल फ़ोन जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कभी-कभी टैरिफ मुक्त रहे हैं, एक व्यापक समझौते से एक बहुत अधिक स्पष्ट और स्थिर बाजार वातावरण मिलने की उम्मीद है। अमेरिका को मोबाइल और कंपोनेंट निर्यात में शामिल कंपनियां, विशेष रूप से वे जो पीएलआई यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसे सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं, उन्हें व्यापार संबंधी घर्षण कम होने से त्वरित विकास देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर की कंपनीज देखते हैं जो अमेरिका पर डिपेंडेंट है बहुत। तो ये तो सारी कंपनियां इस सेक्टर की आ गई करीब करीब। डिक्सन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, इनका यूएस मार्केट में हाई वॉल्यूम है। एम्बर एंटरप्राइज एसी और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये भी यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट है। सिरमा एसजीएस, जिसको अगला डिक्सन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस में है, इनका भी यूएस में काफ़ी बड़ा काम है। केन्स टेक्नोलॉजीज, ईएमएस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका भी बड़ा काम है अमेरिका में। और रेडिंगटन लिमिटेड, आईटी एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी सप्लाई चेन है ग्लोबल और आईटी टेक प्रोडक्ट्स की। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इस फील्ड में काम करती हैं, जिनका अमेरिकी मार्केट में बहुत निर्भरता है। ठीक है, अगले सेक्टर की बात करते हैं जो कि है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पहले से ही अमेरिका को भारत का एक मजबूत निर्यात है। एक व्यापार समझौता बाजार पहुंच को मजबूत कर सकता है, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है और संभावित रूप से दवा मूल्य निर्धारण और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित स्पष्ट शर्तें प्रदान कर सकता है, जो इस क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक सकारात्मक कदम होगी। तो इस सेक्टर की कंपनी देखते हैं जो अमेरिका पे बहुत निर्भर करती हैं। ये रही वो कंपनी। देखो भाई, ग्लैंड फार्मा इंजेक्टेबल्स में काम करती हैं। 50 से 55% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जेनरिक्स एंड एपीआईज, 50 से 55% नॉर्थ अमेरिका से आता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये तीन शामिल होते हैं मेन। ऑर्बिंदो फार्मा जेनरिक्स एंड एपीआई 45 से 50% अमेरिकी मार्केट से। जाइडस लाइफ साइंसेज जेनरिक्स एंड स्पेशलिटी 40 से 45% अमेरिकी मार्केट से। और आखिरी है ल्यूपिन लिमिटेड, ये जेनरिक्स एंड एपीआई 35 से 40% नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से। तो फार्मास्यूटिकल्स तो वैसे भी अपना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, तो ये कंपनियां पे खास नज़र रखनी पड़ेगी। अगर डील साइन होती है, फेवरेबल डील, तो इन कंपनीज में अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सेक्टर जो है वह आपने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर। अब भले ही ये सेक्टर टैरिफ केंद्रित सेक्टर नहीं है, लेकिन आईटी उद्योग अमेरिकी नीति के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, खासकर कि एच वन बी वीज़ा और सीमा पार डेटा प्रवाह यानी क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के संबंध में। इन मुद्दों पर स्पष्टता और स्थिरता, जिसे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते में संबोधित किया जा सकता है, एक बड़ी परिचालन अनिश्चितता को दूर कर सकती है, जिससे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों के लिए आउटलुक में सुधार हो सकता है ना? तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, वैसे भी जॉब्स के लिए भी बड़ा सेक्टर है इंडिया के मार्केट में सब कुछ। इसमें कुछ कंपनियां देखते हैं जो अमेरिका में बहुत डिपेंडेंट है। इसमें आप देखो बिरला सॉफ्ट मिड कैप कंपनी है। 85 से 90% इसका नॉर्थ अमेरिका से आता है, मतलब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है,
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एम्फैसिस ये बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा फ़ोकस करती है, 80 से 85% नॉर्थ अमेरिका से आता है। परसिस्टेंट 75 से 80% नॉर्थ अमेरिका से आता है। एलटीआई माइंडट्री ये लार्ज कैप कंपनी है, 70 से 75 नॉर्थ अमेरिका से आता है। और विप्रो ये तो लार्ज कैप है, सबसे बड़ी कंपनियों में से है, भारत की टॉप 5 में तो 4-5 में है। 60 से 65% का रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो ये कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब ये तो अपन ने 5 सेक्टर देख लिए जो सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा हो सकता है या जो सबसे ज़्यादा जो निर्भर करते हैं अमेरिका के मार्केट पे। उन पाँचों सेक्टर की 5 कंपनी देख ली जो सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं। अब पूरे भारतीय शेयर बाज़ार की ऐसी 10 कंपनियाँ देखते हैं जो सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं अमेरिकी बाज़ार पे। ठीक है? तो ये हैं वो 10 कंपनियाँ। सबसे पहली है सेजिलिटी। सेजिलिटी जो है वो हेल्थ केयर वगैरह का काम देखती है। 100% करीब-करीब 100% उनका अमेरिका से ही आता है इनका। तो इनके लिए तो अगर एक अच्छी डील हो गई तो ये तो बहुत अच्छा हो सकता है सेजिलिटी के लिए। दूसरा गोल्डियम इंटरनेशनल ये अपन ने पहले ही देख लिया, जेम्स एंड ज्वेलरी है। 90% से ज़्यादा इनका अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से पे डिपेंडेंसी है इनकी। तीसरी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ओएफएसएस। ये आईटी सर्विसेज कंपनी है। 96% करीब-करीब इनका रेवेन्यू अमेरिका पे निर्भर करता है। एम्फेसिस अपने देखी थी आईटी सर्विसेज 83% रेवेन्यू करीब-करीब। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अपैरल मैन्युफैक्चरिंग 80 से 85% का रेवेन्यू अमेरिका पे निर्भर करता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईटी सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 79% करीब-करीब। ग्रैन्यूल्स इंडिया ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है 77%। एलटीआई माइंडट्री ये आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है 73% करीब-करीब। बिरला सॉफ्ट आईटी सर्विसेज 67 से लेके 70% तक अमेरिका पे निर्भर करती है। और आखिरी में ज़ेंसा टेक्नोलॉजीज़ ये भी आईटी सर्विसेज कंसल्टिंग है, करीब-करीब 67% का रेवेन्यू अमेरिका पे डिपेंडेंट है इसका, है ना? तो अपन ने इतनी सारी कंपनीज़ देख ली, सब देख ली जो अमेरिका पे डिपेंड करती हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो निवेश पोर्टफोलियो है, वह इस तरीके से होगा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाता है और एक फेयर समझौता हो जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो भी एक ऊँची उड़ान भरे उसके साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड बाय और हैप्पी इन्वेस्टिंग।